हेलो एवरीवन। सो जैसे कि आप सब जानते हो, हम करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। अब तक हमने एनवायरनमेंट कवर कर लिया, साइंस एंड टेक कवर कर लिया और नेशनल करंट अफेयर्स कवर कर लिया। इसकी वीडियोस आपको मिल गई होंगी। एंड ये वाली पीडीएफ और साथ ही साथ आपको जो इसकी हिंदी वाली पीडीएफ है वो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई थी कल, जो ग्रुप है अपना उसमें। एंड नाउ हिंदी वाली पीडीएफ मैं चाहूँगा आप ओपन करके रख लो, साथ साइड बाय साइड बिल्कुल सेम डेटा है। आप बस उसे टैली कर लेना, एक बार चीज़ों को समझ में आ जाएंगे आपके। नाउ बात करते हैं सबसे पहले न्यूज़ से। ओके, सबसे पहले हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि लास्ट में कुछ ज़्यादा काम का है। ओके, सो कुछ चीज़ें जैसे कि ऑस्ट्रेलिया टू बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन ऑफ अंडर 16। सो कौन ऐसा पूछ सकता है ना, कौन सा देश है जिसमें सोशल मीडिया 16 साल से कम बच्चों के लिए बैन कर दिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया है। 149th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कहाँ हुआ था? तो जेनेवा में हुआ था। इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया था? ओम बिरला, जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने किया था। और इसका जो थीम था वो क्या था? हार्नेसिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ओके, नाउ इंडिया एंड कोलंबिया ने साइन किया है ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट। ऑडियो विजुअल से मूवीज से रिलेटेड है, फिल्म सिनेमा इन सब से रिलेटेड है। दिस विल इनेबल फिल्म प्रोड्यूसर फ्रॉम बोथ द नेशंस टू कोलैबोरेट ऑन फिल्म मेकिंग। सो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड है ये कोलैबोरेशन। सो अगर पूछता है ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट किसके साथ साइन हुआ है, तो इंडिया और कोलंबिया के बीच में साइन हुआ है। इंडोनेशिया ने न्यू डेवलपमेंट बैंक ज्वाइन किया है। ओके, न्यू डेवलपमेंट बैंक ये ब्रिक्स नेशंस का बैंक होता है। ब्रिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। ओके, सो 16th ब्रिक्स समिट हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कजान, रशिया में। क्योंकि बेसिकली इससे पहले जो समिट होनी थी वो ब्राज़ील में होनी थी। ठीक है। एंड आप जानते हो जैसे कि ये ब्रिक्स है, एक सेकेंड, ये ब्रिक्स है। सो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो जितनी भी ब्रिक्स की समिट होती हैं वो लाइन बाय लाइन होती है। फॉर एग्जांपल इंडिया के बाद चाइना ने की होगी, चाइना के बाद साउथ अफ्रीका ने की होगी, देन ब्राज़ील, देन रशिया, ऐसे। बट क्योंकि ब्राज़ील ने इस बार G20 समिट भी किया था, एंड ठीक है, इंडिया इतना कैपेबल देश नहीं है, ब्राज़ील डेवलप्ड है बट कहीं ना कहीं इतना कैपेबल भी नहीं है कि इतनी सारी मीटिंग्स को एक साथ कंडक्ट करा सके। तो ब्राज़ील ने कहा हम G20 कंडक्ट कराएंगे, ब्रिक्स रशिया करवाएगा। सो अब ब्रिक्स नहीं करेगा। अब जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी वो रशिया में हुई थी, जो कि पहले ब्राज़ील में होनी थी। तो ये बात याद रखना कि कौन सा देश ने अपने हाथ पीछे कर लिए। इस टाइप से कोई क्वेश्चन बनता है तो आपको याद होना चाहिए कि ब्रिक्स में होना था, ब्रिक्स में हुआ नहीं। कहाँ पर हुआ है? कजान, रशिया में हुआ है। अगला ऑब्वियसली कहाँ पर होगा? इंडिया, ये आपको दिख रहा है। सो थीम क्या था? स्ट्रेंथनिंग मल्टीलिटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, ये इसका थीम था। इसमें कुछ न्यू मेंबर्स भी ऐड किए गए, जैसे कि इजिप्ट, एथियोपिया, ईरान और UAE। हिंदी मीडियम वाले जितने भी हैं सब अपनी मैगजीन्स में देखते रहें, सेम डेटा लिखा होगा बस हिंदी में। ओके, नाउ ये जितने भी मेंबर्स ऐड किए गए प्लस जो ब्रिक्स के मेंबर हैं, अब ज़रा उनके प्रेसिडेंट कौन है या फिर प्राइम मिनिस्टर जो भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं वो कौन है। ओके, जहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं, जहाँ प्राइम मिनिस्टर रूल नहीं है, जहाँ पर सिर्फ प्रेसिडेंशियल रूल है, वहाँ पर ऑब्वियसली कुछ लिखा हुआ है नहीं। ब्राज़ील में लूला डा सिल्वा, आपको नाम याद रखना है। रशिया में ऑब्वियसली आपको पता होगा व्लादिमीर पुतिन। इंडिया द्रौपदी मुर्मू एंड मोदी जी। देन चाइना जी जिनपिंग एंड ली क्वांग। साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, सो रामाफोसा आपको याद रखना है। एंड इजिप्ट में अब्दुल फतेह अल सीसी याद रखना है आपको। इथियोपिया टाई आस्के सेलसी एंड अबई अहमद अली, आपको याद रखना है नाम। ईरान की बात करते हैं तो मसूद पजेश्कियान याद रखना है। एंड UAE में आपको याद रखना है मोहम्मद बिन जैद अल नहायन एंड मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। ओके, सो ये नाम है, आपको याद रख लेना है क्योंकि ब्रिक्स से रिलेटेड है। प्लस कभी कभार क्या होता है, किसी भी XYZ देश का नाम पूछ लेगा, है ना। अब वो XYZ देश कोई रैंडम देश नहीं होगा, वो क्या होगा, जो करंट अफेयर्स में देश पूछे गए हैं ना उनसे रिलेटेड होगा। सो ये आपको एटलीस्ट याद रख लेना है। नाउ अब ब्रिक्स प्लस अलायंस होगी। अब ब्रिक्स प्लस अलायंस क्या है? देखो, ब्रिक्स नेशन जो थे वो फाउंडर नेशन से, देवर फाउंडर, उन्होंने स्थापना की थी ब्रिक्स की। एंड ये जो लास्ट में ऐड हुए हैं, अगर हम इनको ऐड कर लेते हैं तो एक अलायंस बनाते हैं, वो है ब्रिक्स प्लस अलायंस। ओके, सो यानी ब्रिक्स से कुछ ज़्यादा यानी प्लस। सो ब्रिक्स 2019 की बात करी जाए, सो आपको याद रखना पड़ेगा जो ब्रिक्स का फर्स्ट समिट हुआ था वो कहाँ पर हुआ था?
यकाटेरिनबर्ग में हुआ था, और 6 समिट जो हुआ था वो कहाँ हुआ, 2014 में हुआ, और उसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। ये आपको याद रखना है। ओके, प्लस इसमें से जो 2019 लिखा हुआ है इसको काट लेना। ओके, इसकी ज़रूरत नहीं है प्रॉपर ना। इंडोनेशिया ने न्यू डेवलपमेंट बैंक ज्वाइन कर लिया। अब देखो, आपने अभी अभी हमने देखा कि इंडोनेशिया जो है वो ब्रिक्स प्लस अलायंस का पार्ट है ना, एंड इन चारों ने अभी जस्ट ज्वाइन करा है। तो इंडोनेशिया एक ऐसा देश है इन्होंने जिसने न्यू डेवलपमेंट बैंक भी ज्वाइन कर लिया है, एंड एनडीबी ज्वाइन करने के बाद ये 9th मेंबर हो गया एनडीबी का। और एनडीबी इस्टेब्लिश कब हुआ था, 2014 में हुआ था। ऑपरेशनल मतलब इसने काम करना कब से स्टार्ट कर दिया, 2015 से। एनडीबी के प्रेसिडेंट कौन है, पेराबोवो सुबियांटो, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, शंघाई चाइना में, ठीक है। एंड इसके बाद करते हैं बात हम ब्रिक्स का 10th फुल टाइम मेंबर कौन है एज ऑफ अभी जो आज की डेट है वही। सो ब्रिक्स का 10th फुल टाइम मेंबर कौन है, सो इंडोनेशिया है, ठीक है। इंडिया एंड कोलंबिया ने, ये हमने जस्ट देख लिया, अभी न्यूज़ कवर हो गई है। फिर इंडिया जर्मनी ने इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन किया है, ठीक है। किसके साथ, सो इंडिया के कौन थे, इंडिया के मोदी जी ने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को, और जर्मनी को कौन किसने रिप्रेजेंट किया था, चांसलर ओलाफ शॉल्स ने रिप्रेजेंट किया था। और ये जो नाम है ना, ये आपको जो पर्सन इन न्यूज़ वाली पीडीएफ मिली होगी उसमें भी मिल जाएंगे। तो ये 2 जगह लिखने का मतलब ये है कि ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं कि जर्मनी को कौन है इस टाइप से ना। स्पेनिश के पीएम है पेड्रो सांचेज, ये आपको याद रखने हैं, पेड्रो सांचेज। और बेसिकली इन्होंने इंडिया को विजिट किया था, कब किया था, सो समझो वडोदरा में जॉइंट इनॉग्रेशन हुआ है C-295 एयरक्राफ्ट का। स्पेन और इंडिया ने मिलकर इसका जॉइंट इनॉग्रेशन किया था। इसके अलावा टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स भी स्थापित हुआ है, कहाँ पर, वडोदरा में। एंड इस जॉइंट इनॉग्रेशन के अलावा बात करते हैं तो वडोदरा में आपको क्या मिल जाएगा, एक गति शक्ति यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। ये एविएशन से रिलेटेड है, याद रखना। एविएशन मतलब बच्चों को थोड़ा उसके जो एरोप्लेन्स हैं इन सब के बारे में जानकारी देना। 2026 की बात करते हैं, इंडियन स्पेन ईयर ऑफ कल्चर टूरिज्म एंड एआई, ये माना जाएगा 2026 को। ओके, नाउ इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ये विजिट करती हैं अल्जीरिया, मॉरिटेनिया और मालावी, ठीक है। शी वॉज ऑनर्ड विद द ऑनरी डॉक्टरेट इन पॉलिटिकल साइंस ड्यूरिंग द विजिट इन अल्जीरिया। सो अगर पूछते हैं कि डॉक्टरेट कहाँ मिली है, कौन से देश ने डॉक्टरेट प्रदान करी है द्रौपदी मुर्मू जी को, सो अल्जीरिया आपको याद रखना है, पहली बात। अब इसके अलावा कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैगजीन में थी और मैगजीन में नहीं भी थी, तो उनको मैंने एक लिस्ट कर दिया है जो कि आपको याद होना ज़रूरी है, ठीक है। सो मालावी में गई थी, मालावी की कैपिटल क्या है, लिलोंगवे। एंड इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं, जाम्बिया, तंजानिया, मोजाम्बिक। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, लेक्स जो हैं, सो लेक मालावी आपको याद रखना है, जिसको न्यासा भी नाम से भी जाना जाता है। इट्स द 3rd लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका। एंड शाइन रिवर जो कि जाम्बेजी रिवर में फ्लो करती है, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है, चकवेरा। मॉरिटेनिया की बात करते हैं, ठीक है। इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, नुआकचॉट इसकी कैपिटल है। इसके अलावा इसमें अगर हम बात करते हैं बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं, वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया, माली, सेनेगल, तुनीशिया, लिबिया। ओके, आई थिंक इतना है। ओके, सेनेगल। फिर सेनेगल रिवर जो फ्लो करती है कहाँ से, मॉरिटेनिया से। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, मोहम्मद घज़वानी। ओके, अल्जीरिया की बात करते हैं, कैपिटल अल्जेरिस, ठीक है। तुनीशिया, लिबिया, नाइजर, माली, मॉरिटेनिया एंड वेस्टर्न सहारा इसकी क्या है, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। इसमें क्या क्या आपको देखने को मिल जाएगा, एटलस माउंटेन्स देखने को मिल जाएंगे, सहारा डेजर्ट देखने को मिल जाएगा, शेलिफ रिवर देखने को मिल जाएगी, शॉर्ट मेलहर देखने को मिल जाएगा जो कि एक सॉल्ट लेक है। ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली क्योंकि सॉल्ट लेक्स अक्सर पूछ ली जाती हैं जो देश के अंदर होती हैं। प्लस इसमें एक न्यूज़ भी आई थी कि ये सूख रही है, और ऐसी जो नदियाँ या लेक्स होती हैं जो आस पास हाल फिलहाल में जिनको सूखने ड्राई होने की जो न्यूज़ आती है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। एंड अब्देल मज्जी, ये आपको याद रखना है नाम, जो प्रेसिडेंट है, ओके। और हाँ, एक और बॉर्डरिंग कंट्री है वो मोरक्को। नाउ ओके, अब G20 की बात कर लेते हैं ज़रा। G20 की समिट हुई है। सो
19th G20 समिट जो 2024 में हुई थी वो ब्राज़ील में हुई थी। 18th आपको पता है इंडिया में हुई थी, ठीक है। और जो 19th है वो कहाँ हुई है, ब्राज़ील में। और 20th यानी कि अगले साल 2025, ये जो 25 की G20 समिट है कहाँ हो रही है, साउथ अफ्रीका में हो रही है, ठीक है। नाउ क्योंकि ब्राज़ील में कहाँ पर समिट हुई है, तो रियो डे जेनेरियो में हुई है, फेमस सिटी है, तो कैपिटल भी है। सो याद रखना है आपको, ब्राज़ील की समिट को हम समिट रियो भी कह रहे हैं, इसका दूसरा नाम है। इसके अलावा ये कहाँ हुई है, म्यूज़ियम होगा, एस होगा, थोड़ा इसको सही कर लेना प्लीज़। म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट्स, रियो डे जेनेरियो, ब्राज़ील। और इसको प्रेसिडेंट कौन है इसके, लूला डा सिल्वा, अभी जस्ट हमने देखा। इसका जो थीम है वो क्या है, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट। आउटकम क्या है, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट पॉवर्टी एंड हंगर। और इंडिया सक्सीडेड इन पुलिंग 250 मिलियन आउट ऑफ पॉवर्टी इन अ डेकेड। ये इंपॉर्टेंट डेटा है बेसिकली कि इंडिया ने 250 मिलियन लोगों को अपनी जो गरीबी रेखा है, बिलो पॉवर्टी लाइन से एटलीस्ट अब पॉवर्टी लाइन हम लाने में सक्षम रहे हैं। इसके अलावा G20 की बात करते हैं, 1999 में स्थापना हुई थी। सो और बेसिकली हमने अभी जस्ट देखा जो ब्रिक्स था उसकी स्थापना हुई थी 2009 में, और G20 की स्थापना कब हुई है, 1999 में, ठीक है। 10 साल का अंतर है। 19 कंट्रीज़ हैं इसमें, प्लस यूरोपियन यूनियन है और अफ्रीकन यूनियन है। अफ्रीकन यूनियन कब ऐड हुआ है, 2024 में। कब ऐड हुआ है, जब इंडिया के पास इसकी प्रेसिडेंसी थी, ओके। सो ये आपको याद रखना है, 2024 नहीं होगा, 2023 होगा बेसिकली, ओके। नाउ G7 की बात करते हैं। सो इसमें बेसिकली कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, 19 कंट्रीज़ हैं। 19 कंट्रीज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं, एक तो G7 कंट्रीज़ हो गई, प्लस ब्रिक्स कंट्रीज़ हो गई, और अदर्स हो गई। तोड़ लेते हैं, हमें याद भी करना है ना, G7 कंट्रीज़ भी याद हो जाएंगी। G7 में कौन कौन है, US, UK, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान। अभी याद करना मुश्किल हो रहा होगा आपको, बट अगर थोड़ा मैप में देखोगे ये आपको दिखेगा नॉर्थ अमेरिका प्रॉपर, ये आपको दिख रहा है यूरोप और एशिया, ठीक है। ये बीच में यूराल माउंटेन दिख रही है आपको। अगर आप यहाँ पर देखोगे ये इंडिया दिख गया आपको, ये जापान दिखा आपको। अब मैं मार्क करता हूँ, ओके माय बैड, ओके रुको, ये दिखा नॉर्थ अमेरिका, ऊपर कनाडा, ये USA, ये दिखा प्रॉपर एशिया और यूरोप, ये एशिया और ये यूरोप। एशिया में भी बात करते हैं, इसके नीचे अफ्रीका दिख जाएगा आपको। अब देख लो, पहला क्या हो गया, कनाडा हो गया, दूसरा क्या होगा, USA हो गया, तीसरा ये UK दिख रहा है आपको मैप में, इमेजिन करो ये मैप में UK दिख रहा है, सो एक UK आ गया। तो UK, US, कनाडा याद हो गया। फिर दो है भाई, कौन से, पुराने जानी दुश्मन, फ्रांस, जर्मनी, और एक है हमारी भाभी जी, इटली। क्योंकि G7 में कौन नहीं है, इंडिया नहीं है, तो G7 में कौन है, इटली। सो ये रही, ठीक है, मेलोनी जी एंड इटली, बीच में दो भाई हैं, जर्मनी और फ्रांस, ठीक है। यहाँ पर जापान, 1 2 3 4 5 6, क्या बचा, UK, US, कनाडा, ओके UK बचा, UK यहाँ था, ठीक है, 7 हो गए। इसके अलावा कुछ अदर्स भी हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना, मैक्सिको, टर्की। ये आपको याद रखने हैं सारे के सारे नाम, क्योंकि इंपॉर्टेंट हैं। पूछ सकता है G7 में कौन है, G20 में कौन है, और ब्रिक्स में कौन है, ठीक है। ब्रिक्स, G7 और अदर्स को मिला लोगे तो कंप्लीट बन जाएगा हमारा सेट 19 कंट्रीज़ का। उसमें यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन जोड़ लेना, देन हमारी G20 कंट्रीज आ जाएंगी। एंड एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था कि G20 जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है वो कितना % ऑफ द टोटल GDP हैंड ओवर करती है, मतलब टुगेदर होल्ड करती है। सो ग्लोबल GDP की बात करते हैं तो 85% ऑफ द टोटल ग्लोबल GDP G20 कंट्रीज़ के पास है। और ग्लोबल ट्रेड की भी बात करें तो 75% ग्लोबल ट्रेड यही हाथ में रखते हैं, ओके। हैंडेड ओवर टू साउथ अफ्रीका, और तो याद रखना अभी बेसिकली 2025 मैंने आपको बताया जो 20th समिट होगा वो कहाँ पर होगा, साउथ अफ्रीका में होगा। एंड इसका थीम क्या होगा, सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इट्स द फर्स्ट अफ्रीकन नेशन टू लीड G20, ये भी आपको याद रखना है। तो आपको थीम एक याद नहीं रखने, आपको जो इस बार जो समिट हुई थी
ठीक है, उसका थीम भी याद रखना है, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लेनेट। इसके अलावा जो अब थीम होगी, कहाँ पर होगी, साउथ अफ्रीका में होगी, उसका भी सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी आपको याद रखना है। फिर G20 इंडिया में कहाँ हुई थी, एक पृथ्वी, एक फैमिली, एक फ्यूचर, इस टाइप से जो भी है आपको याद रखना है। अब इसमें मैं आपको एक तरीका बताता हूँ याद करने का। देखो, गांधी जी को साउथ अफ्रीका से धक्के मार के जेल से निकाल, वो उसे ट्रेन से धक्का मार के निकाल दिया था, है ना, धक्के मार के। क्यों? क्योंकि वो इक्वल नहीं समझते थे वहाँ पर। क्या नहीं समझते थे? इक्वल नहीं समझते थे, है ना, उनके अंदर सॉलिडेरिटी की भावना नहीं थी, ठीक है। तो इसीलिए साउथ अफ्रीका का जो अपना कंट्री है, उसमें जो थीम है, उसमें इक्वालिटी एंड सॉलिडेरिटी वाले टर्म्स हैं। अब ये आपको याद रह जाएगा, ठीक है। और जब ये याद रह जाएगा, आई गारंटी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आएगा जो आप मार्क ना कर पाओ फिर। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, थोड़ा इसका बनाने की कोशिश करते हैं। ब्राज़ील, ओके, ब्राज़ील में बन सकता है इजीली। ब्राज़ील में कैसे बन जाएगा? ब्राज़ील में बेसिकली क्या पर है, आपको पता होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना, ऐसे फॉरेस्ट हैं जो बहुत घने जंगल हैं, ठीक है, आपको पता होगा। तो ब्राज़ील में आप याद रखोगे सस्टेनेबल प्लेनेट, ठीक है, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लेनेट, ठीक है। ये कुछ की टर्म्स हो गए। इंडिया में वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ओके। आउटकम क्या था इंडिया में? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बना हुआ था और फिर अफ्रीका यूनियन मेंबर बना, ठीक है, दिस इज द थिंग, ओके। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी न्यूज़। साइक्लोन चीडो नाम का एक साइक्लोन आया था जो मोजाम्बिक और मायोटे नाम की जगह पर, नाम की कंट्रीज़ पर हिट करता है। वॉल्केनिक माउंटेन है सेमेरू, एक इरप्ट हुआ है कहाँ पर? जावा इंडोनेशिया में, याद रखना। सेमेरू कहाँ पर है? जावा इंडोनेशिया में, एंड एक्टिव वॉल्केनो है। फर्स्ट नेशनल सेंसस हुआ है कहाँ का? इराक का, ये भी आपको याद रखना है। सो इराक का पहला नेशनल सेंसस हुआ है। एशियाज़ मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को साइट की बात हो जाए तो अंगकोर वाट हमें याद रखना है, वो कहाँ पर है? कोलंबिया में है, ओके। सो ये कुछ डेटाज हैं, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ओके। सो हमने देख लिया 2024 में, यानी नवंबर के आसपास क्या हुआ, इराक में बेसिकली सेंसस हुआ है। वॉल्केनिक सुमेरू देख लिया, साइक्लोन चिडो देख लिया। अब बात करते हैं थोड़ा और डेप्थ वाली चीज़ों के, जो है हमारे पास ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन निकालता है, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो बेसिकली कौन निकालता है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है, इंडिया का स्कोर क्या है, वर्ल्ड का स्कोर क्या है, एवरेज। सो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कौन निकालता है इसे। सो कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ ये निकालता है, एंड बेसिकली इसकी एल इधर होगा और आई इधर होगा, तो थोड़ा ये होगा LIFE, थोड़ा स्पेलिंग देख लेना। सो कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ निकालता है इसे। इसके कंपोनेंट कौन से हैं? अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड मॉर्टेलिटी। बेसिकली होता क्या है, इसके हिंदी टर्म्स आपको लिखे होंगे हिंदी वाली मैगजीन में, ऐसे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अंडर नरिशमेंट की बात करते हैं, इट्स इनसफिशिएंट कैलोरी, ओके। चाइल्ड स्टंटिंग की बात करते हैं, सो लो हाइट, मतलब उम्र के हिसाब से हाइट कम है बच्चों की। चाइल्ड वेस्टिंग की बात करते हैं, सो वेस्टिंग से याद रखो वेस्ट कम रह गई, यानी वजन कम रह गया। वेस्ट मतलब जैसे कमर को कहते हैं ना वेस्ट, सो वेस्ट कम रह गई। वेस्ट वाला वेस्ट मत समझ लेना यार प्लीज़, WAIST, वेस्ट वाला, ओके। सो कमर कैसे कम रह गई? क्यों भाई? उनका वेट कम रह गया। सो हाइट के हिसाब से वेट कम है और एज के हिसाब से हाइट कम है, तो स्टंटिंग। फिर स्टंटिंग से आप कैसे याद रख सकते हो? स्टंटिंग से श्रिंकिंग होता है ना, सिकुड़ जाना, S से सिकुड़ जाना, S से श्रिंकिंग, है ना, ओके। V से कमर, W से वेस्ट, कमर हो गई, W से वेस्ट, ये हो गया। चाइल्ड मॉर्टेलिटी की बात करते हैं, इसके 5 साल की उम्र से पहले बच्चे की डेथ हो गई, ओके, बाय एनी रीज़न, तो वो चाइल्ड मॉर्टेलिटी में आ गया। ये इसके 4 कंपोनेंट हैं। इंडिया का जो स्कोर है वो 27.3 है, और जो रैंक है इंडिया की वो 105 है आउट ऑफ 127। और ये आउट ऑफ कितना है ये भी आपको याद रखना है कि टोटल कंट्रीज कितने हैं, 127। 2023 में जो स्कोर था वो 28.7 था, अब उससे तो थोड़ा सही है। वर्ल्ड एवरेज की बात करते हैं तो 18.3 स्कोर है, जो कि कहीं ना कहीं मॉडरेट वाली कैटेगरी में आता है। कौन सी कैटेगरी में आता है ये भी आपको याद रखना है। सो मॉडरेट कैटेगरी में कौन सा आता है? वर्ल्ड एवरेज। और इंडिया के जो स्कोर है वो सीरियस कैटेगरी में आता है, 27.3, ये आपको याद रखना है। एक्सट्रीमली जो अलार्मिंग सिचुएशन है, जहाँ पर 50 तक का स्कोर पहुँच जाता है, 50 से ज़्यादा का स्कोर पहुँच जाता है, क्या ऐसी कोई कंट्री है? तो ऐसी कोई कंट्री नहीं है, ये आपको याद रखना है।
बट अलार्मिंग कंट्री जो हैं वो कौन कौन सी हैं? सो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेडागास्कर, चाड, यमन और सोमालिया। सोमालिया यहाँ पर लास्ट आएगा, ये आपको जस्ट याद रखना है कि सबसे लास्ट में कौन है, सोमालिया। अच्छा, इसमें भी कौन कौन सी 5 कैटेगरीज हैं? लो, मॉडरेट, सीरियस, अलार्मिंग और एक्सट्रीमली अलार्मिंग। ये आपको याद रखना है। ये प्रॉपर चार्ट वहाँ पर भी मिला होगा आपको हिंदी मीडियम में। ओके, इंडियन इनिशिएटिव्स की बात करता हूँ। सो पोषण अभियान आपको याद रखना है। पोषण अभियान कब स्टार्ट हुआ? 2018 में। और ये है क्या? नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है। ओके, क्यों? ताकि जो स्टंटिंग, जो हाइट वाइट कम हो रही है, अंडर नरिशमेंट मतलब कुपोषण, खाना नहीं मिल रहा सही से, अनेमिया है ना। सो अमंग द यंग चिल्ड्रंस, वुमेन्स एंड एडोलेसेंट गर्ल्स, जिसमें लो बर्थ वेट रेशियो हो जाता है, उस चीज़ को काउंटर करने के लिए। इसके अलावा पीएम गरीब कल्याण योजना, अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है, जो गरीबों के, गरीब से भी गरीब है, अंत्योदय, ठीक है, अंत्योदय, ओके, अंत्योदय योजना है बेसिकली। उसमें बेसिकली अन्न योजना है, अन्न देना है। अन्न कितना देना है? अन्न देना है 35 किलो का फूड ग्रेन पर हाउस। एक घर को 1 महीने के लिए 35 किलो का राशन प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आता है? 2013 में आता है। नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग कब आता है? 2024 में आता है। इसका एम क्या है? 1 करोड़ फार्मर्स को, 1 करोड़ जो कृषक हैं हमारे, उनको प्रैक्टिस कराना है नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिस, यानी कि जैविक खेती प्रैक्टिस करानी है। मिड डे मील्स की बात करते हैं। तो मिड डे मील कह लो या पीएम पोषण योजना कह लो, कि कब आई थी? 2021 में आई थी। मतलब बेसिकली मिड डे मील्स जो पहले चलते थे उसका नाम बदल के पीएम पोषण कर दिया था, उसमें कुछ कंपोनेंट्स ऐड कर दिए थे 2021 में। इट्स अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्कूल फीडिंग प्रोग्राम। 1 से 8 क्लास तक के बच्चों को टारगेट किया जाता है इसमें। और इसका एम क्या है कि भाई बच्चों को बेसिकली खाना तो देना है, बट कहीं ना कहीं उनका साक्षरता जो स्तर है ना, जो एजुकेशन उनकी इनरोलमेंट है, वो भी बढ़ानी है। फिर आया इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम। इंटेंसिफाइड क्योंकि ये 4.0 वाला था। और फर्स्ट जो ये जो मिशन इंद्रधनुष था, ये कब लॉन्च हुआ था? 2017 में लॉन्च हुआ था। अभी जो हुआ है 4.0 जिसे हम कह रहे हैं, वो कब लॉन्च हुआ है? 2022 में लॉन्च हुआ है। इट इज़ अ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो हमें याद रखना है। इम्यूनाइजेशन मतलब टीका वीका बच्चों को जो लगता है। अब किस किस के लगेगा? तो उसमें बच्चे शामिल हैं, है ना, वो महिलाएं जो गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं और लैक्टेटिंग मदर्स हैं। ओके, सो ये सब शामिल हैं इसमें। पीएम मातृ वंदना योजना की बात करते हैं तो 2017, इंद्रधनुष योजना 2017, ठीक है, ओके। और हाँ, जिसके ये जो ईयर है ना, प्लीज़ ये याद रखने हैं आपको ईयर, ये आपको भूलने नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। सो मातृ वंदना, मातृ मतलब माता, माताओं के लिए वंदना। सो इट्स अ मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम, है ना, कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स और लैक्टेटिंग मदर्स होंगी उनको कैश दिया जाएगा। कितना कैश दिया जाएगा? 5,000 रुपये, ओके। और इसके अलावा जो जनानी सुरक्षा योजना है, जननी सुरक्षा योजना, ये जनानियों हो गया है गलती से, इट इज ये जननी होगा यार, जननी सुरक्षा योजना है। सो इसमें बेसिकली 6,000 रुपये दिए जाएंगे इसके अंदर, और 5,000 दिए जाएंगे मातृ वंदना योजना के अंदर। दोनों स्कीम्स यहीं पर कवर हो गई हैं। और आधार कार्ड, जो पहले कहते हैं ना कि आधार कार्ड ज़रूरी है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। हस्बैंड का आधार कार्ड होना मैंडेटरी नहीं है। सो ये भी आपको याद रखना है, ओके। 21st एशियान इंडिया समिट जो हुआ था, कहाँ पर हुआ था? और 19th इन ईस्ट एशिया समिट जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो लेओस आपको याद रखना है। लेओस की जो कैपिटल है वियंटिन, आपको वो याद रखनी है। और इंडिया ने अनाउंस किया है फंडिंग फॉर लाओ, यानी लेओस में बेसिकली रामायण ड्रामा होता है, रामायण का ड्रामा होता है लेओस में। सो वो वहाँ पर इंडिया ने अनाउंस किया है, उनको फंडिंग करेंगे। और साथ ही साथ एक वाट फकई टेम्पल है लेओस में, उसको भी रेनोवेट करेंगे इंडिया, ओके। UNG इलेक्ट्स 18 न्यू मेंबर्स टू ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ठीक है। इसमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे वो इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली ह्यूमन राइट्स काउंसिल की बात होगी तो इसमें कुछ मेंबर्स हैं 18, ओके, जो नए इलेक्ट हुए हैं। अब 18 के 18 याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ इंपॉर्टेंट है। थाईलैंड, कतर, सिप्रेस आपको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज बेसिकली आज जब मैं बहुत बात कर रहा हूँ, आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मोदी जी इज़ इन सिप्रेस, ठीक है। सिप्रेस कहाँ पर है? तो आपने जब सेंट्रल एशिया कवर करा होगा तो टर्की आपको मिला होगा।
है ना, टर्की है, टर्की के बगल में ये मेडिटेरेनियन सी है लंबा सा, ठीक है। ऊपर जाओगे तो ब्लैक सी मिल जाएगा, थोड़ा इधर जाओगे तो कैस्पियन सी मिल जाएगा, ये कैस्पियन हो गया, ये ब्लैक सी हो गया, ये मेडिटेरेनियन सी हो गया। मेडिटेरेनियन सी में एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है, ध्यान से नोट करोगे, इसका नाम है सिप्रस। और जब अब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है, आई वॉन्ट कि आप अभी जाके सर्च मारो सिप्रस कंट्री का कैपिटल क्या है, ठीक है। आई नो ये अगले की जो मैगजीन आएगी वो उसमें शायद कवर हो जाएगा, बट हम वेट नहीं करेंगे, आप इसे अभी यहीं लिख लो, प्लस इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम भी आप यहीं पर लिख लो, ठीक है। इसके अलावा कोलंबिया है, बोलीविया है और बेनिन है। जब ह्यूमन राइट्स काउंसिल की बात होगी, ये स्थापना कब हुई थी, 2006 में हुई थी। और इसमें कौन कौन वो इसका कैपिटल कहाँ पर है, मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ग्लोब ई समिट, ठीक है, इसको भी गलत हो गया है ये, ठीक है, इसकी स्पेलिंग सही कर लेना, GLOBE, ये जो बीच में ई आ गया था ये नहीं होगा, ठीक है। ग्लोब समिट जो हुई है, ग्लोब कमेटी जो हुई है, इट इज़ रिलेटेड टू एंटी टेररिज्म, और इंडिया इलेक्ट कर लिया गया है ग्लोब कमेटी के लिए, ठीक है। सनकोशी 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो सनकोशी, तमर कोशी, ये बेसिकली आपको याद होगा गंगा की कुछ ट्रिब्यूटरीज है ना। जब गंगा वाली वीडियो देखी होगी, इंडियन रिवर्स वाली वीडियो देखी होगी आपने मेरी, तो उसमें याद करवाया होगा, है ना। सो इट इज़ जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश। और कहाँ पर होगा ये, इंडिया में नेपाल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा, सनकोशी 3। NTPC के चेयरमैन CEO कौन है, गुरदीप सिंह, ओके। इसके अलावा बैंक सखी क्या है, इट्स अ ट्रेनिंग वुमेन इन डिजिटल पेमेंट, मतलब डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड वुमेन्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, बैंक सखी, ओके। फिर आपको याद रखना है महिला ई हार्ट, सो इट्स अ ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। हार्ट क्या होता है, हार्ट बाजार टाइप का होता है, हार्ट आप सुना होगा, महिलाओं का हार्ट, सो मतलब वुमेन्स जो होंगी कुछ बेचना चाह रही हैं, कुछ खरीदना चाह रही हैं, उनके लिए हार्ट है। और ये ई हार्ट है मतलब ऑनलाइन है, ठीक है, इस तरीके से याद रख लो। नमो ड्रोन दीदी क्या है, नमो ड्रोन दीदी बेसिकली क्या है, इट्स अ वुमेन लेड ड्रोन एग्रीकल्चर सिस्टम, ठीक है। एंड इंडिया मोबाइल कांग्रेस, एशियाज लार्जेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजिकल एक्सपो। एग्रीशील्ड की बात करते हैं, ये वापस AI ड्रिवन फूड टूल्स हैं। AI ड्रिवन मतलब AI से संचालित होने वाले कुछ कृषि में यूज़ होने वाले कुछ टूल्स हैं, जो किसके लिए दिए जाएंगे, इंडिया और अफ्रीकन फार्मर्स के लिए दिए जाएंगे। औरत रक्षा की बात करते हैं, सो इट्स अ AI ड्रिवन वुमेन सेफ्टी प्लेटफॉर्म, औरत रक्षा। इंडिया ने ITU WTSA होस्ट किया है, कहाँ पर, दिल्ली में। ITU WCA क्या है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, और WTCO मतलब वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, ओके। नाउ हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करते हैं, कहाँ पर हुआ है, किसामा विलेज में हुआ है, नागालैंड में सेलिब्रेट, ठीक है। कौन सा गांव का नाम क्या है, किसामा, और कौन से स्टेट में, नागालैंड। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ चुका है RO में और UPBCS में भी, कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट होता है, नागालैंड में। मुझे जितना याद है SSC में भी इसे पूछ चुका है 1-2 बार। हाँ, एक बात करते हैं इसको, फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल, मतलब मेलाओं, फेस्टिवल्स का फेस्टिवल्स भी माना जाता है, त्योहारों का त्यौहार। कब हुआ, 1 से 10 दिसंबर को सेलिब्रेट हुआ। 2 पार्टनर कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, जापान और वेल्स। वेल्स आपको याद होगा, प्रिंस ऑफ वेल्स, है ना, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। एंड वेल्स की बात करते हैं तो कहाँ पर है, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, ब्रिटेन का पार्ट है। फिर नागालैंड CM की बात करते हैं, सो उसके कौन है, नेफू रियो, वो कंट्री जिसने इंडिया के लिए जो फास्ट ट्रैक स्टूडेंट वीज़ा था उसको रद्द कर दिया, उसका नाम क्या है, उसका नाम है कनाडा। महात्मा गांधी रिमेम्बरेंस डे बनाया जाएगा, कहाँ पर, USA के एक स्टेट में जिसका नाम है नेब्रास्का, और इसका कब बनाया जाएगा, दिसंबर 6 को, ठीक है। कहाँ पर, इंडिया में नहीं, कहाँ पर, USA में, नेब्रास्का में। नेपाल के प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल ने हमारे जो जनरल हैं, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि इंडियन आर्मी के चीफ हैं, उनको ऑनर दिया है। बेसिकली उन्होंने नेपाल आर्मी का जनरल बनाया है एक तरीके से। ऐसा क्यों बनाया है, बेसिकली क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी ने भी जो जनरल रैंक टू इंडियन आर्मी प्रोवाइड की थी, किसे, जनरल अशोक राज सिकदेल को, जो कि नेपाल के जनरल हैं, ठीक है। सो बेसिकली
प्रेसिडेंट बेसिकली नेपाल ने इंडिया वालों को सम्मान दिया, इंडिया वालों ने नेपाल को सम्मान दिया, ठीक है, वही है। स्विट्जरलैंड ने सस्पेंड कर दिया मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि कोई नेस्ले नाम की जो कंपनी हमारी, उसका कुछ केस वेस चल रहा था एंड इस मुद्दे से, अब केस क्या है, बवाल क्या है, वो हमारे काम का नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये टर्म आपको याद रख लेना है कि नेस्ले की वजह से इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस कैंसिल करने वाला देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड। ओके, या फिर पूछ लेगा किस कंपनी की वजह से स्विट्जरलैंड ने मोस्ट फेवर्ड नेशन अभी रद्द किया इंडिया के लिए? तो नेस्ले। ओके, यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं। द फर्स्ट यूरोपियन टू ज्वाइन CPTPP यानी कॉम्प्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक एग्रीमेंट की बात कर रहा हूँ। इसके मेंबर्स कौन है? ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनी, कनाडा, चिले, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर एंड वियतनाम। और यूएसए ने इससे 2016 से एग्जिट कर लिया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यूएसए ने एग्जिट कर लिया, तो नॉर्थ अमेरिका के कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? सो कनाडा बचा, मैक्सिको बचा, ये तो आपको याद होगा, ठीक है। बाकी जापान हमेशा होता है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया गुच्छे में आपको याद हो जाएंगे, है ना। ये दोनों साथ में है, मैक्सिको, कनाडा साथ में है। अब हम बात करेंगे किसकी? ब्रूनी, ये एक साथ में हो गया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम और जापान, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया और थोड़ा पैसिफिक रीजन वाले देश हैं, ठीक है। बचा क्या? चिले और पेरू, ये हो गया साउथ अमेरिका के देश। इजी। देखो ये जो बताया है ना, ये तभी समझ पाओगे जब कहीं ना कहीं आपने वर्ल्ड मैपिंग कर ली थी। जब मैं कह रहा था ना चला कि वर्ल्ड मैपिंग कर लो, अगर आपने कर ली होगी उस समय तो आपको भले ही ये समझ में आ गई होंगी मेरी सारी बातें। फिर तख्ता पलट हुआ है कहाँ पर? सीरिया में कूप हुआ है। सो बेसिकली हयात तहरीर अल शाम ने इसे करवाया है और इसमें बेसिकली जो प्रेसिडेंट थे उनका तख्ता पलट हो गया, जिनका नाम था बशर असद। और इसका कैपिटल क्या है? सीरिया का डमस्कस। और रिवर कौन सी है इंपॉर्टेंट? यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस। ये दोनों रिवर्स के नाम आपको याद होने चाहिए। इंडिया फ्रांस ने बेसिकली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम की स्थापना करी है। कहाँ पर करेंगे? बेसिकली दोनों बनाएंगे, युगीन भारत नेशनल म्यूजियम, न्यू दिल्ली में। इंडिया और कुवैत साथ आए हैं टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए, जहाँ पर पीएम ने द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर का टाइटल दिया गया पीएम को। और कुवैत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो हमारे मोदी जी को दिया गया। एंड कुवैत बेसिकली जो है वो इंडिया का 6th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है, ये भी आपको याद रखना है। अब ज़रा मुझे ये बता दो टॉप 3 क्रूड ऑयल सप्लायर कौन कौन से हैं इंडिया के? 3 इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस जो रिमूव कर दी गई यूएसए की एंटिटी लिस्ट से, कौन सी हैं? इंडियन रेयर अर्थ, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर और बार्क, ठीक है। 2026 की बात करें, इसे डुअल ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड एआई बनाया गया है इंडिया और स्पेन ने। ये हमने जस्ट अभी देखा, वडोदरा में ये हुआ है। टाटा फैक्ट्री जो भी स्थापना हुई थी, है ना, गति शक्ति जो फील्ड है वो कहाँ पर है? सब वडोदरा में है। जस्ट अभी हमने थोड़ा पहले देखा था, ये कॉपी हो गया। ओके, क्वींस एंड कॉन्वेंट्री यूनिवर्सिटी कहाँ पर खोली जाएगी? गिफ्ट सिटी, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में है। एंड गिफ्ट सिटी की बात करते हैं, ये IFSA बेसिकली द्वारा है और ये 2022 में स्थापित हुई थी। कुछ अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यहीं पर हैं, डेक्कन यूनिवर्सिटी और वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ये दोनों यूनिवर्सिटी जो हैं ऑस्ट्रेलिया की हैं, डेक्कन और वोलोंगोंग ऑस्ट्रेलिया की हैं। वहीं पर बात करें क्वींस एंड कॉन्वेंट्री यूनिवर्सिटी भी खोली जाएंगी अब नाउ। यूएसए ने WHO से विड्रॉ कर लिया है और यूएसए जो था वो WHO को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को 18% की फंडिंग देता था और ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से भी विड्रॉ कर लिया है यूएसए ने। ओके, नाउ यूएसए की बात हो रही है तो हमें ये नहीं भूल सकते कि 47th प्रेसिडेंट कौन है यूएसए के? डोनाल्ड ट्रंप। और ये ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट है अभी उम्र के हिसाब से। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो JD वांस है। पार्टी की बात करें, रिपब्लिकन पार्टी है। ओके, वहाँ पर 2 ही पार्टी चलती है, रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक्स। की पर्सन्स की बात करते हैं, उसकी सेरेमनी में कौन थे? एलॉन मस्क, जिनसे भी झगड़ा चल रहा है। एक्स और स्पेस एक्स के मालिक हैं। जेफ बेजोस जो अमेजन के हैं। मार्क जकरबर्ग मेटा के। सैम आल्टमैन जो ओपन AI के हैं। सुंदर पिचाई गूगल के। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट एंड टिम कुक ऑफ एप्पल। ये आपको याद रखने हैं सारे नाम। एंड कौन सी कंपनी है ये भी आपको याद रखनी है। नाउ
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करते हैं, सो इसे कौन निकालता है? द वेलबींग रिसर्च सेंटर ऑक्सफोर्ड में निकाली जाती है। और टॉप 3 कौन से हैं? फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। अब देखो, इसको याद करना बहुत ईजी है ना? कैसे? आपने अपना एफडीआई खोल लिया, फिक्स डिपॉजिट खोल लिया, कहाँ पर? आइसलैंड में, ठीक है। क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है तो आप आइसलैंड में गए, फिक्स डिपॉजिट खोल लिया। एक तरीका ये हो गया एफडीआई, आप ऐसे याद रख लो। एक तरीका ये हो गया, देखो, फिन से आप याद रख लोगे फन। ओके, तो फन, हैप्पी कौन रहेगा? जो हमेशा फन करता रहेगा वो हैप्पी रहेगा। जो मज़े लेगा ज़िंदगी के, है ना, परेशान नहीं रहेगा, वो क्या करेगा? फन करता रहेगा। वो फन करेगा तो हैप्पी रहेगा। तो फिनलैंड आपको याद रहेगा जो टॉप फर्स्ट पर है, ठीक है, फिनलैंड, ठीक है। फिर डी डेनमार्क, और आपको याद रखना है आइसलैंड। आइसलैंड आपको ऐसे याद हो जाएगा, गर्मी बहुत पड़ रही है, ठंडी ठंडी बर्फ़ लग जाएगी तो आपको याद हो जाएगा, है ना। गर्मी में अगर ठंड का एहसास हो जाए तो आप वैसे ही खुश हो जाओगे। और टॉप 3 एशिया की बात करते हैं तो ताइवान, सिंगापुर और कजाकिस्तान। इंडिया की रैंक कितनी है? 118 आउट ऑफ 147। स्कोर क्या है? 4.389। लीस्ट हैप्पी कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? लेबनन, सेरेलियोने और अफगानिस्तान इज़ द लास्ट। ये आपको याद रखना है। नाउ अब बात करते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की, जिसको निकालता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। 1993 में बेसिकली स्थापना हुई थी, कहाँ पर? बर्लिन में। और ये एक एनजीओ है, यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसका जो स्कोर है वो बेसिकली 0 से 100 के रेंज में रहता है। 0 मतलब बहुत ज़्यादा करप्ट, बहुत ज़्यादा भ्रष्ट है, और 100 मतलब बहुत ही ज़्यादा साफ स्वच्छ ऐसा। 180 कंट्रीज़ का इसमें सर्वे रहता है। ग्लोबल एवरेज की बात करते हैं, सो 43 एवरेज है ग्लोबल। और डेनमार्क का कितना स्कोर है? 90, फर्स्ट पे आता है, सबसे क्लीन। फिनलैंड 88, सिंगापुर 84 एंड न्यूजीलैंड आपको याद रखना है 83। ये चारों के स्कोर आपको याद रखने हैं, एटलीस्ट इन तीनों के कर लेना। न्यूजीलैंड भले ही मत करो, बट एटलीस्ट इन तीनों के कर लेना। ओके, तो डेनमार्क 90, फिनलैंड 88, सिंगापुर 84। ओके, लास्ट 3 सूडान, सोमालिया और वेनेजुला, ये आपको याद रखना है। लास्ट कौन है? सूडान, 8 स्कोर है इसका। लास्ट कौन सा है? सूडान। और इंडिया में बेसिकली आपको याद रखना है, इंडिया का रैंक क्या है? 96। इंडिया का स्कोर क्या है? 38। ओके, देखो, इसको भी याद करने का एक तरीका है, मैं बताता हूँ। फर्स्ट कौन सा है? डेनमार्क, ठीक है। अब किसी को बहुत मारोगे, कहीं पर कोई सज़ा मिलेगी तो बहुत मारोगे अगर आप, तो क्या वो करप्शन करेगा? आप मुझे बताओ, क्या वो करप्शन करेगा? क्या उसकी हिम्मत होगी करप्शन करने की ज़िंदगी में? नहीं होगी। तो डेनमार्क में ना करप्शन करोगे तो बहुत मार पड़ेगी, इसलिए कोई करप्शन करता ही नहीं। फिनलैंड, जो लोग इतना फ़न कर रहे हैं तो करप्शन करेंगे? कतई नहीं करेंगे। पर अब करप्शन कहाँ दिखेगा नहीं और करप्शन कहाँ होगा नहीं, इन दोनों में भी अंतर है ना। अगर मैं कहता हूँ भाई करप्शन नहीं होता, बट करप्शन हो रहा हो और आपको दिख नहीं रहा, तब भी आपको ऐसे ही लगेगा ना करप्शन नहीं हो रहा। सिंगापुर में बैंक्स होती हैं, है ना, ये आपने सुना होगा, स्विस बैंक, जो कितना भी पैसा डाल दो वो आपको बताएगी नहीं, दिखाएगी नहीं, और जब वो दिखेगा नहीं तो आप लगेगा भाई बहुत साफ़ है। तो ये लग रहा है साफ़ है, इसलिए थर्ड पे है, ठीक है, लग रहा है। फिनलैंड, हम फन कर रहे हैं इसलिए हमें लग रहा है कि हम करप्शन नहीं करते, बट वहाँ तो भाई प्रैक्टिकल काम हो रहा है ना, मार तोड़ाई हो रही है, पकड़ के मारा जा रहा है बच्चों को कि करप्शन मत कर देना बेटा, ठीक है। सो डेनमार्क, बहुत मार कुटाई होगी, तो प्रैक्टिकल चीज़ है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, करप्शन बिल्कुल नहीं। फिनलैंड में चलो मज़े में, चल ठीक है, कौन करप्शन कर रहा है ऐसा। सिंगापुर की बात करते हैं, सिंगापुर में तो भाई छुपा के कर लोगे तो भाई हो ही रहा है करप्शन। ओके, आई होप याद हो गया होगा। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, कहाँ पर हुई? मस्कट, ओमन में हुई, और इसमें पार्टिसिपेट किसने किया? एस जयशंकर ने। इसका थीम क्या था? वॉयज टू न्यू होराइजन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। ओके, एंड बेसिकली एक थिंक टैंक है, इंडिया फाउंडेशन, ये इनिशिएट हुआ था सिंगापुर में, और बेसिकली इसकी बात करते हैं, जो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है, इसकी स्थापना हुई थी 2016 में। यूएई के प्रेसिडेंट की बात करते हैं, सो मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, और 2025 को उन्होंने ईयर ऑफ कम्युनिटी डिक्लेयर किया है।
यूके की बात करते हैं, इट्स द फर्स्ट टू क्रिमिनलाइज एआई जनरेटेड चाइल्ड अब्यूज़ कंटेंट। सो बच्चों के लिए अभद्र व्यवहार वाला जो कंटेंट होता है जो एआई द्वारा बनाया जा रहा है उसको क्रिमिनलाइज कर दिया है कि भाई ऐसा बनाओगे तो डंडे पड़ेंगे अब, ठीक है। वहीं बात करें, हमने आज इस वीडियो के शुरुआत में एक चाइल्ड से रिलेटेड देखा था कि बच्चों को जो खासकर 16 से छोटे हैं, ठीक है, उनको मोबाइल फ़ोन में सोशल मीडिया अलाउ नहीं करेगा। कौन था वो? ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड था, यूएसए था, या फिर साउथ अफ्रीका था। इन चारों में से कौन था? ऑस्ट्रेलिया था, साउथ अफ्रीका था, न्यूजीलैंड था, यूएसए था। आप मुझे बताओ बिना देखे। नाइजर, माली, बुर्किना फासो, इन चारों की बात करते हैं, इन तीनों की बात करते हैं। इन्होंने इकोवास से एग्जिट कर लिया है। इकोवास क्या है? इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। एंड इकोवास में बेसिकली 12 मेंबर्स हैं। 1975 में स्टार्ट हुई थी। यूएसए, अर्जेंटीना की बात करते हैं, इन्होंने डब्ल्यूएचओ से एग्जिट कर लिया है। यूनेस्को की बात करते हैं, इसका थीम क्या था? एक कैंपेन था, इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर गर्ल्स इन साइंस। ओके। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन साइंस पर, जो कि 11 फरवरी को बनाया जाता है, उसमें ये कैंपेन स्टार्ट होता है यूनेस्को का। इसका नाम क्या था? एक ऐसा विश्व देश वर्ल्ड विश्व जहाँ पर लड़कियों की आबादी साइंस में बहुत ज़्यादा है ना, पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। इस तरीके कोई हिंदी लिखी होगी तो चेक कर लेना प्लीज़। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस टू एड टू मैरीन नेविगेशन, इसकी बात करते हैं। सो इंडिया बिकेम अ वाइस प्रेसिडेंट इसका, और ये इसकी स्थापना कब हुई थी ज़रूरी नहीं याद रखना, बट इंडिया वाइस प्रेसिडेंट बन गया, याद रख लेना। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन हुई थी, ठीक है। जिसमें ट्रायल सर्विसेज है हमारी, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। इन्होंने मोटर बाइक पर रैली निकाली थी। कहाँ पर? नेपाल से श्रीलंका। और कौन कौन सी जगह कवर थी? सो नेपाल का लुम्बिनी और श्रीलंका के गेले, यहाँ से यहाँ तक गए थे। इंडिया में सारनाथ, जहाँ फर्स्ट सर्मन हुआ था महात्मा बुद्ध का पहला प्रवचन सारनाथ में। बोध गया, जहाँ उन्हें निर्माण की प्राप्ति हुई थी, एनलाइटनमेंट हुआ था। नालंदा, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में। उदयगिरी, खंडगिरी केव्स जो हैं बेसिकली उड़ीसा की, यहाँ से होते हुए हम गए थे। फ्लैग ऑफ किया था इंडिया में रामनाथ कोविंद ने, और रामनाथ कोविंद जी ने। एंड श्रीलंका में किया था पीएम हरणी अमरसूरिया। ओके। मोदी जी एंड यूएसए की बात करते हैं। मेगा पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है, पार्टनरशिप स्टार्ट हुई, इसका नाम क्या रखा है? मेगा। और F-35 जो एयरक्राफ्ट है उनको लेके भी पार्टनरशिप हुई है। और तहव्वुर हुसैन राणा, जो कि 26/11 का मास्टरमाइंड था, उसको हमने डिपोर्ट कर लिया है। आपने देखा होगा 26/11 का मास्टरमाइंड था, उसको लेके आए हैं। अब उसके कान के नीचे 2-4 बजाएंगे और पूछेंगे भाई क्या दिक्कत थी तेरे को। ओके, नाउ ब्राज़ील ज्वाइंस ओपेक प्लस एज ऑब्जर्वर। और ओपेक की बात करते हैं। सो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ का बेसिकली का बिच्छू कहेंगे एक तरीके से। जैसे नाटो है ना, नाटो क्या करता है कि एक को पकड़ा, ठीक है, तुमने मान लो यूक्रेन की कुटाई कर दी, तो नाटो बोलेगा भाई हम भी आएंगे, सब आएंगे। जैसे बिच्छू होता है ना, एक को मारोगे सब आते हैं, ठीक है, वैसे ही नाटो करता है, वैसे ही ओपेक करता है। ओपेक में तुमने एक का थोड़ा नुकसान हो गया ना, सब बोलेंगे भाई मैं भी तेल के दाम बढ़ाऊंगा, कम करूंगा, अपने हिसाब से करूंगा। सो इन दोनों को, ठीक है, कुछ भाषा, कुछ जो टीचर्स हैं वो बिच्छू गैंग बुलाते हैं, तो मेरी भी आदत पड़ गई। माइनर बेसिकली कुछ 13 ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं 1960 में। और मेजर कौन कौन सी हैं? सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक। और ओपेक प्लस की बात करते हैं, इट्स अ 40% ग्लोबल ऑयल सप्लाई को इसे डोमिनेट करता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एंड ब्राज़ील ने ज्वाइन कर लिया ओपेक प्लस एज ऑब्जर्वर, ये भी याद रखना है। डेनमार्क में ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस हुआ है स्टार्ट इंडिया के साथ, टू इंक्रीज कॉर्पोरेट विद इंडिया ऑन सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस, ठीक है। यूएई में 10 ईयर ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा प्रोवाइड किए गए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। 10 साल के लिए ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा प्रोवाइड किए गए, जो हिंदी मीडियम है उसको लिखा हुआ होगा ऑब्वियसली। रिलीज एट वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, जो कहा हुआ था दुबई में। UNHRC की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स काउंसिल, अभी जस्ट देखा 2006, जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। मेंबर्स कितने हैं? 47। और एक्विजिशन ऑफ एंटी इजराइल बेसिस, ट्रंप ने विड्रॉ कर लिए फंडिंग, ठीक है। तो ट्रंप ने फंडिंग बेसिकली UNHRC को भी कर ली है
कि भाई तुम इसराइल के ख़िलाफ़ काम कर रहे हो। फिर ट्रंप ने कह लिया WHO को भी पैसा नहीं देंगे, हम किसी को पैसा नहीं देंगे। USA कह रहा है कि जो भी ट्रांस वुमेंस होती हैं, ठीक है, आपने देखा होगा देयर आर मेंस, ठीक है, जेनेटिकली मैन है वो बायोलॉजिकली मैन है, ठीक है, बट दे कंसिडर देमसेल्फ एज देयर आइडेंटिटी एज वुमेन, ठीक है। तो ट्रांस वुमेंस जितनी भी होती हैं वो वुमेन्स स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ऐसा बैन ला दिया है। अब उसमें फिर हाय तौबा मची है, अब उस पर हम नहीं जाएंगे कि भाई ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, दैट इज़ ऑफ नॉट आवर कंसर्न। तुलसी गबरेट की बात करते हैं, द फर्स्ट हिंदू टू लीड US इंटेलिजेंस एंड द फर्स्ट हिंदू इन कांग्रेस टू टेक ओथ ऑन गीता। ये दोनों आपको याद रखनी है। गोल्डन कार्ड वीज़ा की बात करते हैं, किसने इशू करा है? US ने इशू करा है कि भाई 5 मिलियन दो और US की नागरिकता ले लो। सो बेसिकली इससे पहले EB-5 वीज़ा था, ठीक है, जिसमें 800,000 यानी $8 लाख आपको देने होंगे, या फिर 10 मिलियन यानी 10 लाख दोगे, या तो 8 लाख दे दो या फिर 10 लाख $US दोगे तो आपको वीज़ा मिलेगा। अब कह रहा है कि भाई 50 लाख दोगे तो देंगे, ठीक है। फिलीपींस प्रपोज्ड इंडियाज पार्टिसिपेशन इन स्क्वाड क्या है? बेसिकली USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस का है, एक ग्रुप है। अब इससे रिलेटेड एक और ग्रुप है क्वाड। इस क्वाड वाले ग्रुप में कौन कौन है ये ज़रा आप मुझे बता दो। 4 लोग हैं, 4 कंट्रीज़ हैं, इसमें इंडिया भी है, ठीक है, और बाकी 3 कौन है ज़रा मुझे बता दो ना। इसके अलावा रायसीना डायलॉग कब हुआ? 2025 में हुआ। कहाँ पर हुआ? दिल्ली में हुआ। चीफ गेस्ट कौन से? न्यूजीलैंड के PM क्रिस्टोफर लैक्सन। और थीम क्या था? कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट। और ये बेसिकली जो समिट है रायसीना डायलॉग से, कब लॉन्च हुए थे? 2016 में, जो कि याद रखना ज़रूरी है क्या नहीं है। इंडिया ने सेरेलियोने को बेसिकली एड प्रोवाइड की है। कितने की दी है वो ज़रूरी नहीं है, किसके लिए दी है? ये फिज़िकली जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए दी है, बाय UNDP के थ्रू दी है। और 1949 में स्थापना हुई थी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की, ये आपको याद रखना है। और इसका जो फंड है स्थापित कब हुआ था? 1958 में। ये ज़रूरी ये नहीं है याद रखना, इसको काट देना, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सऊदी अरेबिया की बात करते हैं। सऊदी अरेबिया ने बैन किया है वीज़ा अहेड ऑफ हज, और इंडिया बैन लिस्ट में। इंडिया में जो वीज़ा हज के लिए दिए जाते थे उसको बैन कर दिया है सऊदी अरेबिया ने। जापान ने वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया है, एंड बेसिकली कहाँ पर, इसका नाम क्या है? हात्सुशिमा स्टेशन, जापान में। और कौन से शहर में है? रेडा सिटी में है। और ये बेसिकली कौन सी कंपनी ने बनाया है? सेरेंडिक्स कंपनी ने बनाया है, आपको याद रखना है। दुनिया का लार्जेस्ट आइसबर्ग, ठीक है, पिघल गया बेसिकली। इसका नाम क्या था? A23A, आपको याद रखना है। और ये कहाँ पर था? वेडल सी, जो कि अंटार्कटिका पेनिनसुला में, वहाँ पर था, सॉरी अंटार्कटिका पेनिनसुला, हाँ। एंड आपको ये याद रखना है, ये जो हुआ है इसको साइंटिफिकली क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं काल्विंग, ठीक है। जो स्मॉलर आइस चंक होगा लार्जर वन से अपने आप सेपरेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये रहा समुद्र और ये रहा इस टाइप से आइसबर्ग, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होगा वो लार्जर पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो छोटा पार्ट है ना। अब ये पार्ट अगर अलग होके तैरने लग जाए तो इसको बोलेंगे क्या? काविंग, ठीक है। नो, बिम्स्टेक की बात करते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में भी सब कुछ लिखा होगा, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। थीम क्या है? प्रॉस्पेरस, रेजिलियंट एंड ओपन बिम्स्टेक। इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका इसके मेंबर्स हैं। 6th समिट हुआ था 2025 अभी अप्रैल में, और इस कहाँ पर हुआ था? बैंकॉक, थाईलैंड में। नरेंद्र मोदी जी, मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश से, दशो तोबगे भूटान के, ओंग हेलांग म्यांमार, KP ओली नेपाल के, हरिणी अमरसूरिया श्रीलंका के, और PS शिनावत्रा थाईलैंड के PM। ये सारे PM मिले थे, और सारे के सबके नाम आपको याद रखने हैं कि मोहम्मद यूनुस कहाँ का है, तो बांग्लादेश, दशो तोबे के कहाँ का है, भूटान, इस टाइप के सबके नाम याद रखने हैं। एंड इन्होंने अडॉप्ट किया है बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030।
बिम्स्टेक की बात करते हैं। सो 1997 में इसकी स्थापना हुई थी और इससे पहले बोलते थे बिस्टेक और अब से बिम्स्टेक बोलते हैं। नाउ इंडिया इटली का बायलैटरल मीट हुआ है, एस जयशंकर ने इसे लीड किया था। कहाँ पर? दिल्ली में हुआ है। फॉरेन मिनिस्टर्स जो कि बेसिकली इटली की साइड से थे वो कौन थे? एंटोनियो तजानी, और यूनिवर्सिटी मिनिस्टर ऑफ इटली कौन थे? एना मारिया, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और साथ ही साथ इंडिया इटली का जो मीट हुआ था वहाँ पर दे विजिटेड अ पेंटिंग बाय कैरेवेगियो, जो इटालियन पेंटर हैं, उनकी पेंटिंग भी इन्होंने देखी थी, जो न्यूज़ में भी थी। थोड़ा याद रख लेना, कैरावेगियो हिंदी में कैसे लगेंगे? कारावागियो, इस तरीके से कुछ लगेंगे यार। पासेक्स नेवल एक्सरसाइज हुई थी इंडिया इटली के बीच में, और INS सुमेध एंड ITS मोरोसिनी ने पार्टिसिपेट किया था। बेसिकली इसको याद नहीं रखना, इसको मत रखो अभी, जब मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे ना सारी, तब याद रख लेना। इंडिया न्यूजीलैंड की बायलैटरल मीट हुई है दिल्ली में। अगेन प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। और न्यूजीलैंड 2011 की बात करते हैं, ओपन डोर्स टू इंडिया पॉलिसी। सो न्यूजीलैंड 2011 में पॉलिसी लेके आया था, ओपनिंग डोर टू इंडिया पॉलिसी। ठीक है, जस्ट एक रेफरेंस है ताकि आप थोड़ी स्टोरी बना सको इसके हिसाब से। ज़्यादा कुछ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको याद रखना है तो वो बस एक चीज़ कि प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन, ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखो बायलैटरल मीट्स ना होते रहती हैं, इतना कुछ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये याद रखने की ज़रूरत है। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला, है ना। एंड फिलीपींस कहाँ पर है? बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया में। अगर हम देखेंगे तो ये चाइना, ये थोड़ा निकला हुआ है, देन इस तरीके से, और ये इंडिया ऐसे, और ये पूरा। तो आप देखोगे फिलीपींस थोड़ा इस तरफ है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट फिलीपींस है। ये सिलेबस है, सिलेबस आइलैंड्स है, ये ब्रूनी है, ये सिंगापुर मिल जाएगा आपको प्रॉपर, इंडोनेशिया मिल जाएगा, है ना, इस टाइप से। और हाँ, यहाँ पर ताइवान मिल जाएगा ऊपर यहाँ पर। फिर इसराइल ने ज्वाइन कर लिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये भी आपको याद रखना है। कौन सी कंट्री ने अभी हाल ही में ज्वाइन किया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। रीजनल डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं, ये कौन सा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ही बेसिकली एक तरीके से रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। और इसका एक इनिशिएटिव है जिसका नाम क्या है? फ्रंटियर सीड इनिशिएटिव, जहाँ पर सीड मतलब होता है फंडिंग, पैसा का जुगाड़ करना एक तरीके से। तो प्राइवेट सेक्टर को कैटलाइज करके सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है। कहाँ पर? पैसिफिक रीजन में। यूएनईटी इनिशिएटिव की बात करते हैं, टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस विद इन द यूएन इन रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, ये क्यों थी? क्योंकि जो एफिशिएंसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस हमें इम्प्रूव करनी है। कहाँ पर? यूनाइटेड नेशन में, जो हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं उसको देखते हुए। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है भाई, देखो इसका काम ना थोड़ा बहुत बेकार ही है, मैं बता रहा हूँ। ये हाल ही में ना जो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, ठीक है, इन सब मुद्दों में भी ना ये थोड़ा सही नहीं रहा है। तो आपको कैसे याद रखना है? एंटोनियो गुटेरेस। मैं तो कह रहा हूँ ना, जो इंडिया के खिलाफ है उसको ऐसे ही याद रखो आप, बस। इससे ज़्यादा इज्जत कोई डिज़र्व नहीं करता जो इंडिया के खिलाफ है। सिंपल याद रखो, याद रहेगा, आपको नंबर भी मिल जाएंगे। सिंपल गुटेरेस। ओके, टॉप कंट्रीब्यूटर जो यूएन की बात करते हैं, यूएस, जो हाथ पीछे कर लिए, ये 22% कंट्रीब्यूट करता था, चाइना 20% करता है। एंड आप समझ रहे हो ना क्यों नहीं करा इसने? इंडिया पाकिस्तान वाली जो वॉर हुआ था, क्योंकि चाइना बैक कर रहा है पूरा। यूएन चार्टर जो है 1945, उसमें 26 जून को फाउंडिंग डॉक्यूमेंट ऑफ यूएन। सो इतना आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है चार्टर कब होता है। तो चार्टर हुआ था 1945 को। आर्मेनिया अजरबैजान की पीस ट्रीटी, ये दोनों कंट्री आपको याद रखनी है क्योंकि ये बेसिकली टर्की से रिलेटेड है ना। एंड टर्की ने बेसिकली इंडिया के खिलाफ चला गया था। अजरबैजान बेसिकली उसके साथ था, आर्मेनिया इंडिया के साथ था। ठीक है, एंड आर्मेनिया को इंडिया फंड भी करता है वेपन्स। ठीक है, इसलिए अजरबैजान जो है वो हमेशा पाकिस्तान को बैक करता है। क्यों? क्योंकि आर्मेनिया के साथ इंडिया खड़ा रहता है। ठीक है, नाउ बोथ आर लैंडलॉक कंट्रीज़। आपने इनके नाम सब देखे होंगे और समझ गए होंगे। इसके ऊपर जॉर्जिया भी मिल जाएगा आपको।
टू एंड द 4 डेकेड्स ऑफ, ये जो रीजन है ना, ये रीजन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नगोर्नो कैराबाख, इस रीजन के बीच में, जैसे कि इंडिया में POK है ना, उसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान में लड़ाई चलती है, ऐसे ही नगोर्नो कैराबाख एक रीजन है आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में। जैसे छोटे से देश है ये और ये, मान लो इसके बीच में एक रीजन है ऐसा, ठीक है, नगोर्नो कैराबाख। यहाँ पर पंगा चलता रहता है, ये हो गया अजरबैजान, ये हो गया आर्मेनिया, नीचे हो गया टर्की वर्की, ईरान वीरान, तो ऐसे। लोकेटेड इन साउथ कॉकस रीजन ऑफ यूरेशिया, और बॉर्डर कौन करता है, टर्की, जॉर्जिया, अजरबैजान, ईरान, विचेस्ट आपको बताया मैंने। कैपिटल क्या है, येरेवन। और मेजर रिवर्स कौन सी है, अरास रिवर आपको याद रख लेनी है। इसके अलावा जस्ट लास्ट इन्फॉर्मेशन बचती है इस PDF की, मेजर लेक कौन सी है, सेवान, जो कि फ्रेश वाटर लेक है, अजरबैजान में पाई जाती है। और लोकेटेड इन द ईस्टर्न ट्रांस कॉस्कियन रीजन, और अजरबैजान की बात कर रहे हैं। सो इसके बॉर्डर कौन कौन से हैं, रशिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ईरान, कैस्पियन सी। एंड मेजर माउंटेन्स कौन सी है, बजारडुजू। एंड इसकी रिवर्स कौन सी हैं, कूरा और अरास। लैंडलॉक्ड है एक्सेप्ट फॉर कैस्पियन सी। सो बेसिकली क्या है कि जो हमारा कैस्पियन सी है ये, ठीक है, ओके, यहाँ से इस तरीके से ऐसे अटैच्ड है, नीचे ईरान अटैच्ड है, ठीक है, और ईरान से टर्की अटैच्ड है, और ये बेसिकली ऐसे अटैच्ड है। ऊपर जॉर्जिया है, यहाँ पर रशिया आ जाता है ऊपर से। अगर आपने मैप याद कर रखा होगा तो आप समझ जाओगे। दैट्स इट, एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, ठीक है यार। अब से ना थोड़ी वीडियो की टाइमिंग थोड़ी चेंज होगी, बिकॉज माई स्टडीज़ आर ऑल्सो गेटिंग हिंडर्ड। एंड ऐसा नहीं वीडियो में मिलेगी नहीं, ऑब्वियसली मिलेगी। 9 PM तक मैं टाइम कर देता हूँ उसका, ओके। सेकेंड थिंग, दिक्कत ये भी है, दोपहर में ना पावर कट्स होते हैं। मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ थोड़े पावर कट्स होते हैं बरेली में, एंड बिकॉज ऑफ दैट दोपहर में पूरा गर्मी होती है, AC नहीं चल रहा होता। अभी फ़ैन ऑन करूँगा तो प्रॉपर आवाज़ जाएगी माइक में, और फिर रिकॉर्ड भी सही से नहीं हो पाता, वॉइस इश्यूज़ आते हैं। बेटर है तो आप नोटिस भी करते होगे, जब मैं वॉइस जो भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो बीप का साउंड आता था। तो बीप का साउंड किसका आता था, वो PC का आता था, UPS का आता था। सो व्हाट आई वांट कि मैं थोड़ा इसको चेंज कर ले रहा हूँ, है ना, बाकी सब इशू सेम रहेगा। आपको एक्टिव रिकॉल शीट नहीं मिली है, वो आपको मिल जाएगी कल। एक चीज़ ये थी कि PYQs को एनालाइज करके मैं जब काम कर रहा था जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर, तो यार उसमें थोड़ा टाइम लगा है, आई नो। एंड वीडियो जो आपको मिल जाएगी कल सुबह मॉर्निंग में, आपको वीडियो मिल जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 7-8 बजे। आई प्रॉमिस वो वीडियो बहुत डेप्थ में है, क्योंकि मैंने वापस से पिछले 10 साल के PYQs एक बार देखे हैं, एंड उसके बाद आपको कोई इशू नहीं होगा। दैट्स माई प्रॉमिस। थैंक यू।